नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का हमारा चैप्टर नंबर है फर्स्ट, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इंग्लिश में इसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है जी। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में हम दो देशों के एग्जाम्पल के माध्यम से सत्ता की साझेदारी को समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक देश ने अच्छे तरीके से सत्ता की साझेदारी की और वहाँ की जितनी भी समस्या थी उसका समाधान कर पाया। लेकिन दूसरा देश जो रहेगा श्रीलंका और बेल्जियम के माध्यम से हम समझने वाले, तो श्रीलंका ने बहुत सारी गलतियाँ की जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट, बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये दोनों ही देशों के एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी देख रहे हैं रोशन सा स्टडी पॉइंट, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप सभी को एनिमेशन के माध्यम से पूरी एनसीईआरटी बुक, जो 10th क्लास में जितने भी सोशल साइंस में बुक है, हम एनिमेशन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। और हिंदी मीडियम में आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे एनिमेशन के माध्यम से आपको सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी। और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। देखिए, सत्ता यानी कि पावर। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पावर को हासिल करना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है, उसको पावर चाहिए। तो सत्ता का मतलब ही पावर है ना। अब सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ? साझेदारी मतलब बंटवारा अलग अलग समुदायों के बीच में हो सकता है ना, अलग अलग सरकार के अंगों के बीच में, जैसे कि कार्यपालिका, विधायपालिका या फिर न्यायपालिका के बीच में हो सकता है, या फिर अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। ठीक है जी। तो सत्ता की साझेदारी का सिंपल मतलब हो गया शक्तियों का बंटवारा, जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग धार्मिक समुदाय, अलग अलग व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, अलग अलग सरकार के अंगों के बीच में हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ चुके होंगे। अब हम दो देशों के एग्जाम्पल लेने वाले हैं और दोनों देशों में क्या खासियत थी, क्या कमियां थी, जिसकी वजह से एक देश में बहुत ज़्यादा हिंसा, बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, और दूसरा देश जो कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने देश में सत्ता की साझेदारी कर पाया और देश जो है वो शांति प्रिय है। ठीक है। तो दो देशों का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, दोनों देशों के एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम। देखिए, बेल्जियम की हम बात करें, यूरोप का बहुत ही छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती है। आप लोग मैप में देख पाएंगे, यहाँ पे आपको पेज पे मैप शो हो रहा होगा। आबादी की बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ के आसपास है ना, जो कि हरियाणा की आबादी के लगभग आधा है। हमारे भारत में जो हरियाणा राज्य है उससे आधी इसकी आबादी है। ठीक है जी। यहाँ की अगर हम जातीय बनावट की बात करें, बहुत ज़्यादा जटिल है भाई। सबसे पहले आप देश की हम बात कर लेते हैं। देखो, बेल्जियम है, बेल्जियम एक देश है और इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। पहले हम बेल्जियम की बात कर लेते हैं, पूरे देश की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेल्जियम में क्या है कि लगभग 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और ये 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं, डच भाषी लोग हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम 40% लोगों की बात कर ले तो ये बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, बिलोनिया। ठीक है। और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 6% जो 1% जो लोग बच गए है ना, वो बोलते हैं जर्मनी भाषा, यानी कि जर्मन लोग हैं। तो इस तरीके से आप पूरे देश की हमने बात कर ली, जातीय बनावट की बात कर ली। अब जरा हम राजधानी ब्रुसेल्स में चलते हैं। ब्रुसेल्स की स्थिति भाई बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, ब्रुसेल्स में लगभग 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और मात्र 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलने वाले हैं। तो उल्टा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि भाई डच भाषी अल्पसंख्यक हो गए और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक हो गए। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो डच भाषी है वो ज़्यादा है और जो फ्रेंच भाषी है वो कम है ना। तो इस वजह से समस्या उत्पन्न हुआ। और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है भाई। उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है, शिक्षा तक उनकी पहुंच है। लेकिन डच भाषी लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं है, इस वजह से वो नाराज है। और 1950 से 60 के दशक में क्या हुआ, फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा देश का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो एक द्वीपीय देश है। ठीक है जी। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही है ना। और इसकी आबादी की अगर हम बात करें तो लगभग 2 करोड़ इसकी आबादी है, जो कि हरियाणा के बराबर ही है। भारत का जो हरियाणा राज्य है उसके बराबर इसकी आबादी है। ये पुराना डाटा है, नए डाटा के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मतलब चेंजेस हुए होंगे इसमें। ठीक है। तो यहाँ की अगर हम जातीय समूह की बात करें, जातीय बनावट की अगर हम बात करें तो देखिए लगभग
74%, 74% जो है वो सीली लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं तमिल, जो कि 18% है। लेकिन तमिलों में दो तरीके के तमिल है भाई, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल है जो कि 13% है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो हिंदुस्तानी तमिल है। अब हिंदुस्तानी तमिल भैया श्रीलंका में कैसे पहुंच गए यार? तो देखो, आपको पता है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही किसके गुलाम थे भैया? ब्रिटेन के गुलाम थे, है ना। और ब्रिटेन के लोग भारतीय तमिलों को पकड़ के ले जाते थे श्रीलंका में बगानों में काम करवाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे भारतीय मूल के तमिल पहुंच गए श्रीलंका, है ना। अब जरा इनके धर्म की अगर हम बात करें तो सीली लोगों में ज्यादातर भाई बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तमिल भाषी लोगों की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग हैं। उसके बाद ईसाइयों का नंबर आता है, लगभग 7% जो श्रीलंका में जो है वो ईसाई रहते हैं, और ईसाई जो है वो सीली और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं। तो ये वहाँ की सामाजिक बनावट हो गई, जातीय समूह की हमने यहाँ पे बात कर ली। सो प्यारे बच्चों, देखिए श्रीलंका में क्या है, बहुसंख्यकवाद है, वहाँ पे सीली लोगों का दबदबा है। जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से ही जो सीली लोग हैं उन्होंने शासन में अपना प्रभुत्व जमा लिया। जो निर्वाचित जो सरकार थी, जो चुनी गई थी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से, उसमें भी सीलियों का दबदबा था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ कानून बनाए, और उन कानूनों के माध्यम से सारे मतलब एक तरीके से अधिकार अपने पास रख लिए। जैसे कि 1956 में एक कानून बना, और उसके माध्यम से क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे उनको बिल्कुल किनारे पे धकेल दिया गया, और सीली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इससे भाई जाहिर सी बात है कि जो तमिल लोग हैं उनको बेगानेपन का अनुभव हुआ। इसी के साथ साथ जितने भी विश्वविद्यालय थे, जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, उसमें भी सीली लोगों को प्राथमिकता दी गई। सारे मतलब जो अधिकार दिए गए इनको दिए गए, सीली लोगों को दिए गए। तो इससे हुआ क्या कि जो तमिल लोग हैं उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ। उनको लगा कि भाई हमारी जो तमिल भाषा है उसको दबाया जा रहा है, हर जगह पे जो बौद्ध धर्म है या फिर जो सीली लोग हैं उन्हीं का दबदबा है ना। वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, हमारे प्रति वो बिल्कुल असंवेदनशील है ना। इस वजह से तमिलों ने क्या किया, एक उग्रवादी संगठन बनाया। 1980 के दशक के आसपास हम देखते हैं कि तमिल लोगों ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की स्थापना की, जिसको शॉर्ट में तमिल ईलम आप बोल देते हो या लिट्टे बोल देते हो। इसकी स्थापना की, और लिट्टे जो है वो लगातार श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष कर रही है ना। वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, मारकाट होने लग गया। जो श्रीलंकाई सेना है और जो लिट्टे के जो मतलब लड़ाके हैं उनके बीच में बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग शरणार्थी बन गए, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। तो इस तरीके से वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गया है। तो ये श्रीलंका की समस्या थी जो कि बहुसंख्यकवाद की वजह से उत्पन्न हुआ। यानी कि बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जो संख्या में ज्यादा है उन्हीं का दबदबा होगा, वही चीजों को कंट्रोल करेगी। प्यारे बच्चों, अब हम बेल्जियम की समझदारी की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि श्रीलंका ने कुछ बेवकूफ़ी की, और सीली लोगों ने अपना ही मनमाना चलाना वहाँ पे शुरू कर दिया। वहाँ की सरकार में उनका दबदबा हो गया, इस वजह से वहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन बेल्जियम में उल्टा हुआ, बेल्जियम ने समझदारी दिखाया। और इस टॉपिक में हम बेल्जियम की समझदारी की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सत्ता की साझेदारी इस तरीके से किया कि भाई कोई भी समस्या, कोई भी मतलब वहाँ पे मारकाट या हिंसा जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। देखिए, बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम ने लगभग 1970 से 1993 के बीच में लगभग संविधान में 4 बार संशोधन किए, और 4 बार इसलिए संशोधन किया गया क्योंकि वहाँ पे किसी भी आदमी को बेगानेपन का अनुभव ना हो, है ना। उनको ऐसा ना लगे कि उनकी अनदेखी की जा रही है, एक समुदाय को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसा कभी ना लगे। इस वजह से उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, है ना। और कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे कि किसी को भी बेगानेपन का अनुभव ना हो। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हो कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे मंत्रियों की संख्या समान होगी, है ना। और कोई भी कानून तभी बन पाएगा जब दोनों ही सांसद जो है, दोनों ही भाषा की जो समूह के जो सांसद है उस सहमत होंगे, वो मतलब बहुमत देंगे, तभी जाके कोई विशेष कानून बन पाएगा। कानून एक तरफा नहीं होगा, कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लिया जाएगा, किसी एक समुदाय के द्वारा फैसला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पहली समझदारी ये हो गई। दूसरी समझदारी ये दिखाया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो राज्य सरकार है उसके ऊपर केंद्र सरकार अपना दबदबा दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। राज्य सरकार अलग है, उसके मुद्दे अलग है, वो अपना अलग काम करेगा, और केंद्र सरकार अपना अलग काम करेगा। दोनों अलग अलग काम करेंगे। कोई भी केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य सरकार के ऊपर मनमाना नहीं कर सकता, अपना दबदबा नहीं दिखा सकता। ठीक है, दो समझदारी होगी। तीसरी समझदारी क्या दिखाया कि ब्रुसेल्स, आप सभी को पता है कि ब्रुसेल्स की जो मतलब भाषाईगत बनावट थी वो थोड़ी अलग थी, तो ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार है,
और इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जैसे कि केंद्र सरकार भी दोनों ही भाषाई समूहों को समान एक तरीके से सदस्यता मिली हुई, यहाँ पे भी यही चीज किया गया। यहाँ पे भी दोनों ही समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है और फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को इसलिए मान लिया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबर की जो प्रतिनिधित्व वाली सरकार है उसको माना था। इसलिए क्योंकि ब्रुसेल्स में आपको पता है कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फ्रेंच भाषी लोगों ने भी इस प्रस्ताव को माना, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है जी। अगली समझदारी क्या थी कि केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त तीसरे स्तर की सरकार भी वहाँ पे उन्होंने बनाया, जिसको हम सामुदायिक सरकार बोल देते हैं। अब सामुदायिक सरकार जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो काम कर रही है अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है। डच, फ्रेंच, जर्मनी बोलने वाले जो अलग अलग समुदाय थे उनके लिए एक अलग अलग समुदायों का निर्माण किया गया, जो कि वहाँ के लोगों की संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए काम करती है और स्वतंत्र है पूरी तरीके से। ठीक है जी। तो इस तरीके से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है भाई? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताओगे कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है ताकि टकराव को कम किया जा सके। जो अलग अलग सामाजिक समूह के बीच में जो टकराव आपने देखा जो कि श्रीलंका में हुआ, ऐसा ना हो सके, इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी से हम अमूमन क्या करते हैं, जो भी अलग अलग समुदाय के बीच में हिंसा या मारकाट होने वाला है उसको हम रोक पाते हैं। अब सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई आप किसी एक समुदाय के बात को किसी दूसरे समुदाय के ऊपर नहीं थोप सकते। अगर कोई बहुसंख्यक है तो उसका मतलब थोड़ी नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों को दबा देगा या अपनी बातों को जबरन अल्पसंख्यकों को मानने के लिए कहेगा, है ना। तो मेन पर्पस सत्ता की साझेदारी का यही है कि भाई विभिन्न समूहों के बीच में जो टकराव हो रहे हैं उसको कम किया जाए, उसको कम किया जा सकता है सत्ता की साझेदारी के माध्यम से। ठीक है। दूसरा है कि भाई इसको ना लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, और इसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोगों को नहीं दबाया जाएगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है जब सत्ता की साझेदारी होगी अलग अलग समूहों के बीच में, अलग अलग जातिगत समूह के बीच में, धार्मिक समूह के बीच में, है ना। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी को हम वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा भी कह देते हैं, है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो शासन व्यवस्था है उसका बंटवारा विभिन्न वर्गों के बीच में किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है सत्ता की साझेदारी के रूप। अच्छा, सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हो सकते हैं, किस किस तरीके से सत्ता की साझेदारी हो सकती है राजनीतिक व्यवस्था में, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सत्ता की साझेदारी का जो सबसे पहला रूप है वो है सरकार के 3 अंगों के द्वारा सत्ता की साझेदारी। इसमें आपको पता है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में की जाती है। जिसमें से आपको पता है कि कार्यपालिका जो है वो सरकार को चलाने का काम करती है, विधायिका जो है वो कानून को बनाने का काम करती है ना। और इसी के साथ अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका इन दोनों पर अंकुश रखती है। खास करके विधायिका जो कानून बनाती है उसके ऊपर अंकुश रखने का काम न्यायपालिका करती है। तो इस तरीके से सत्ता के तीनों अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी हो सकती है। ये पहला रूप है सत्ता की साझेदारी का। दूसरा रूप है सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। अब आप लोगों ने जैसे ये देखा भी होगा, इंडिया में क्या है कि सरकार के विभिन्न स्तर है ना, उनके बीच में सत्ता की साझेदारी है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दूसरे देशों में प्रांतीय सरकार कह दिया जाता है। कई देशों में प्रांतीय सरकार होता नहीं है ना। तो राज्य सरकार के नीचे आपका है जिला स्तर की सरकारें भी आ जाती है। ठीक है। तो जैसे कि भारत में हम अक्सर केंद्र सरकार को संघीय सरकार भी बोल देते हैं, है ना। प्रांतीय सरकार यानी कि राज्य सरकार की हम बात कर ले तो इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ये शक्तियों के बंटवारे का दूसरा रूप हो गया। तीसरा रूप है विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी। तो इस पॉइंट में क्या होता है कि भाई जो हमारे देश में जो अलग अलग जो समूह होंगे, वो भाषाई समूह हो सकते हैं या फिर जातीय समूह हो सकते हैं, है ना, उनके बीच में सत्ता की साझेदारी होगी। जैसे कि आपने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा होगा कि एक सामुदायिक सरकार बनी थी जो कि अलग अलग समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। तो ये भी तो सत्ता की साझेदारी का ही एक रूप है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी करना। ठीक है जी। अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि आखिरी पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न दबाव समूह तथा आंदोलनों द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। इसमें हम क्या करते हैं कि दबाव समूह जो होते हैं, मतलब लोगों का ग्रुप होता है जो कि सरकार के ऊपर दबाव बना दे, या आंदोलन के माध्यम से हम सरकार के ऊपर दबाव बना दे और उनको बोले कि भाई हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, है ना। या किसी, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रहा होता तो आंदोलन करते हैं या दबाव बना के
कोशिश करते हैं कि सत्ता को हासिल किया जाए, सत्ता में अपनी भी हिस्सेदारी बनाई जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से विभिन्न दबाव समूहों तथा आंदोलनों द्वारा सत्ता को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके बता दिए जो कि सत्ता की साझेदारी के रूप है। इन 4 तरीकों से सत्ता की साझेदारी की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, वो कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक में डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। कम से कम 4 दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो, ताकि यूट्यूब को पता चले कि हाँ भाई इस वीडियो में दम है, और यूट्यूब अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचा सके। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।